हेलो माय डियर गुड स्टूडेंट, आज हम लोग को पढ़ना है 10th क्लास का 3rd चैप्टर धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं धातु में वर्गीकृत किया जाता है। धातु के कुछ उदाहरण आयरन Fe, एल्युमिनियम Al, चांदी Ag, कॉपर Cu। अधातु के कुछ उदाहरण हैं हाइड्रोजन H, नाइट्रोजन N, सल्फर S, ऑक्सीजन O। भौतिक गुणधर्म। गुणधर्म धातु एवं धातु। धात्विक चमक। धातु की सतह चमकदार होती है, अधातु चमकीली नहीं होती है। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, जो यह एक अपवाद है। 2 में कठोरता। धातुएं सामान्यतः कठोर होती है, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होती है और यह इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। ये अधिकतर कठोर नहीं होते हैं। कार्बन का एक अप्रूफ हीरा है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। रूप। धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती है, केवल मरकरी को छोड़कर जो द्रव के रूप में पाया जाता है। अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती है, केवल ब्रोमीन को छोड़कर जो तरल रूप में पाई जाती है। आघात वर्ध्यता। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अधातुएं आघात वर्ध्य नहीं होते हैं। तन्यता इलास्टिक। धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है। अधातुएं तन्य नहीं होती है। विद्युत और ऊष्मा के सुचालक। सामान्य धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। सीसा, पीवी, लेड एवं मरकरी Hg कुचालक होते हैं, जो ये अपवाद हैं। सामान्यतः अधातु विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, जो एक अपवाद है। घनत्व। सामान्यतः अधिक घनत्व और उच्च गलनांक होता है। धातुओं की अधिक घनत्व और उच्च गलनांक होता है। सोडियम या पोटेशियम का घनत्व तथा गलनांक कम है। अधातुओं का घनत्व एवं गलनांक कम होता है। ध्वनिक। धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज पैदा करती है, जबकि अधातु वे ध्वनिक नहीं होती है। ऑक्साइड। अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, जैसे SO2। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। वायु के साथ अपक्रिया। धातु वे ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके धातु का ऑक्साइड का निर्माण करती है। धातु प्लस ऑक्सीजन बना दिया धातुइक ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कॉपर प्लस ऑक्सीजन जब आपस में रासायनिक अपक्रिया किया तो कॉपर ऑक्साइड का निर्माण किया, जो काला होता है। एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अपक्रिया किया तो आपको एल्युमिनियम ऑक्साइड का निर्माण होगा, Al2O3। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। धातु ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अपक्रिया दिखाती है। सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आप हमेशा इसे मस्तिष्क में बैठा कर रख सकते हैं। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड वायु के साथ धीरे धीरे अपक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। फेरस। हम देख सकते हैं पुनः मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, पीवी, लेड वायु के साथ धीरे धीरे अपक्रिया करते हैं। ये तीव्र गति से अपक्रिया नहीं करते हैं और इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है।
फेरस आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन ज्वाला में लौह चूर्ण डालने पर वे तेज से जलने लगते हैं। कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन उस पर काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। सिल्वर एजी चांदी, एयू सोना गोल्ड ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया नहीं करते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया करते हैं और लौण तथा जल का निर्माण करते हैं, तो उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं के रूप में समझते हैं। उदाहरण एल्युमिनियम ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रासायनिक अभिक्रिया किया तो एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस जल दिया, और फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड जब आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किया तो आपको सोडियम एल्युमिनेट प्लस जल दिया। क्योंकि यहाँ पे आपको एल्युमिनियम ऑक्साइड अम्ल HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार दोनों के साथ अपक्रिया कर रहा है, इसलिए ऐसे ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड के रूप में समझा जाता है। जल के साथ अपक्रिया धातु जल के साथ अपक्रिया कर धातु का ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। धातु का ऑक्साइड जल के साथ रासायनिक अपक्रिया करके धातु हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण करता है। ठंडे जल के साथ आपको सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम करते हैं। केवल भाप के साथ आपको एल्युमिनियम फेरस और जिंक करते हैं। गर्म जल के साथ मैग्नीशियम सिर्फ रासायनिक अपक्रिया करता है। लेड कॉपर और गोल्ड और सिल्वर ये जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। आप हमेशा इसे नोट कर सकते हैं। इसमें 5 टर्म है कि ठंडे जल के साथ कौन रासायनिक अपक्रिया करता है, तो सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, और आपको भाप के साथ कौन करता है तो एल्युमिनियम फेरस जिंक, और गर्म जल के साथ कौन रासायनिक अपक्रिया करता है तो मैग्नीशियम, और कौन आपको जल के साथ रासायनिक अपक्रिया नहीं करता है तो लेड कॉपर गोल्ड और सिल्वर। और कैल्शियम मैग्नीशियम जब जल के साथ रासायनिक अपक्रिया करते हैं तो ये तैरने लगते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले के धातु के साथ चिपक जाते हैं, इसीलिए आपको ये तैरना शुरू कर देते हैं। कुछ उदाहरण हम लोग देख सकते हैं कि सोडियम जब जल के साथ रासायनिक अपक्रिया किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस साथ में उष्मा का उत्सर्जन किया, इसलिए हम इसे उष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया भी कह सकते हैं। कैल्शियम जब जल के साथ रासायनिक अपक्रिया किया तो कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण किया। मैग्नीशियम जब जल के 2 अणु के साथ रासायनिक अपक्रिया करता है तो मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड प्लस आपको हाइड्रोजन गैस देता है। एल्युमिनियम जब जल के 3 अणु के साथ रासायनिक अपक्रिया करता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। फेरस जब आपको जल के 4 अणु के साथ रासायनिक अपक्रिया करता है तो आपको Fe3O4 का निर्माण करता है तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। धातुओं की तनु अम्ल के साथ अपक्रिया Fe3O4 को फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं। धातुओं की तनु अम्ल के साथ अपक्रिया धातु तनु अम्ल के साथ रासायनिक अपक्रिया करके लौण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। उदाहरण में हम लोग देख सकते हैं, जैसे में फेरस जब आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रासायनिक अपक्रिया किया तो आपको फेरस क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस दिया। मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रासायनिक अपक्रिया किया तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस दिया। जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ किया तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस दिया।
एल्युमिनियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 6 अणु के साथ रासायनिक अभिक्रिया किया तो एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस दिया। कॉपर, सिल्वर और पारा Hg तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। धातु की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। धातु और लवण के विलयन के साथ रासायनिक अभिक्रिया करने पर आपको लवण के विलयन क और धातु ख के रूप में प्राप्त होता है, मतलब इसमें चेंज हो जाता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे जिंक जब आपको क्या किया, कॉपर सल्फेट के साथ जिंक आपको धातु हो गया, कॉपर सल्फेट आपको लवण के विलयन हो गया, तो क्या होता है आपको कॉपर जो है कम क्रियाशील है जिंक से, इसलिए जिंक को अलग कर देगा तो बना देगा जिंक सल्फेट जो आपको लवण विलयन क होगा और कॉपर को अलग कर देगा जो धातु ख होगा। अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उनकी यौगिक के विलयन से विस्थापित अर्थात अलग कर देता है। इस धातु की सक्रियता श्रेणी पर आधारित होता है। सक्रियता श्रेणी वह सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में घटते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित किया गया है और इसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इसे हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं इंग्लिश में। सबसे अधिक क्रियाशील आपको पोटेशियम होता है, उसके बाद में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, ये आपको घटते हुए श्रेणी के रूप में सजाया जाता है। हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, इक्वस, Ag और Au, सिल्वर और गोल्ड, ये सबसे कम अभिक्रियाशील होते हैं। धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोश को कक्ष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जाती है। धातुओं के परमाणु अपने संयोजकता कक्ष में इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और ये धन आयन बना देते हैं। जैसे अधातुओं के परमाणु संयोजकता कक्ष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने ऋणायन बनाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड में सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है परमाणु संख्या 11 होता है। फर्स्ट ऑर्बिट में जो होती है 2 होती है, सेकेंड ऑर्बिट में जो होती है कक्ष में 8 होता है और अंतिम जो लास्ट ऑर्बिट होता है उसमें 1 होता है। सोडियम आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके ये धन आयन बन जाता है, Na+ बन जाता है और एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है। कुलीन को देखा जाए तो कुलीन का एटॉमिक नंबर आपको 17 होता है। इसका 2 8 7 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 8 और थर्ड ऑर्बिट में 7 होता है और इसे एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसलिए ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को लेकर ये ऋण बन जाता है। 2 8 8 कुलीन ऋणायन हो जाता है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सोडियम और कुलीन के पास क्या है, कुलीन के साथ आपको है और सोडियम क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को देकर आपको धन आयन बन गया और कुलीन ऋणायन बन जाता है। आयनिक यौगिक विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। आयनिक यौगिक के गुणधर्म भौतिक प्राकृतिक, ये ठोस और कुछ कठोर होते हैं, ये सामान्यतः भंगुर होते हैं। गलनांक और क्वथनांक, आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। घुलनशीलता, आयनिक यौगिक प्राय जल में घुलनशील और केरोसिन, पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। विद्युत चालकता, आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं, ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। धातु की प्राप्ति या धात्विक खनिज, पृथ्वी में प्राकृतिक के रूप में उपस्थित तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। अयस्क,
खनिज को इंग्लिश में मिनरल कहते हैं, अयस्क को इंग्लिश में ओर कहते हैं। अयस्क वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती हो और उसे निकालना लाभकारी हो अर्थात कम खर्च में प्राप्त किया जा सकता हो, उसे अयस्क कहते हैं। सक्रियता श्रेणी एवं संबंधित धातुकर सबसे अधिक अभिक्रियाशील सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, स्वतंत्र रूप में नहीं मिलती है। विद्युत अपघटन माध्यमिक अभिक्रियाशील होते हैं, जैसे जिंक, फेरस, लेड, कॉपर और मरकरी। सल्फाइड यस्क तथा कार्बोनेट यस्क के रूप में कार्बन द्वारा अपचयन रिड्यूस करके सबसे कम अभिक्रियाशील सिल्वर और गोल्ड स्वतंत्र रूप में पाई जाती है। धातुओं का निष्कर्षण अयस्क से धातु प्राप्त करना धातुओं का निष्कर्षण समझा जाता है। चरण 1 अयस्कों को समृद्धिकरण करना, 2 होता है धातुओं का निष्कर्षण करना, तीसरा होता है धातुओं का परिष्करण करना। अयस्क अयस्क का सांद्रण उच्च अभिक्रियाशील धातु, मध्यम अभिक्रियाशील धातु और निम्न अभिक्रियाशील धातु। उच्च अभिक्रियाशील धातु को गलित धातु का विद्युत अपघटन करके शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है, जबकि मध्यम अभिक्रियाशील धातु ये 2 प्रकार के अयस्क होते हैं, एक सल्फाइड का अयस्क, दूसरा कार्बोनेट के अयस्क होते हैं। HgS आपको सिनेबार, जिंक सल्फाइड और यहाँ पे जिंक कार्बोनेट, ये कार्बोनेट के अयस्क होते हैं। निम्न अभिक्रियाशील धातुएं सल्फाइड के अयस्क, सिनेबार, सीमित वायु। आपको सल्फाइड के अयस्क जो होते हैं आपको भर्जन के द्वारा किया जाता है, जबकि आपको ऑक्साइड का जो अयस्क होते हैं उन्हें निष्पादन के द्वारा किया जाता है। सल्फाइड के अयस्क वायु के उपस्थिति में किया जाता है, जबकि आपको ऑक्साइड के अयस्क सीमित वायु की उपस्थिति में उसे निष्पादन किया जाता है। वायु की उपस्थिति में सल्फाइड अयस्क को गर्म करने पर वो आपको धात्विक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, जबकि आपको किसी धातु के कार्बोनेट अयस्क को जब सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तब ये धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित होता है और इस प्रक्रिया को निस्तापन समझा जाता है। धातु ऑक्साइड को पुनः फिर आपको अपचयन करके रिड्यूसाइड करके मतलब ऑक्सीजन का त्याग करके धातु में परिवर्तन कर लिया जाता है। सल्फाइड यस्क को भर्जन के रूप में आपको किया जाता है, मतलब वायु की आंशिक या अनुपस्थिति में गर्म करने पर वो आपको धातु के रूप में प्राप्त होता है, फिर धातु का परिष्करण करके शुद्ध धातु के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है। अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण कुछ मुख्य परिभाषाएं। गैंग पृथ्वी से खनिज अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसे कई अशुद्धियां पाई जाती है जिन्हें गैंग कहा जाता है या अशुद्धि भी इसे कहा जाता है। भर्जन सल्फाइड यस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है और इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। उदाहरण जिंक सल्फाइड को जब ऑक्सीजन के रूप में रासायनिक प्रक्रिया किया जाता है तो आपको जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। सिनेबार को HgS सिनेबार को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो आपको पराऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है।
निस्तापन। कार्बोनेट यश को सीमित वायु में एक निश्चित वायु के मात्रा में जब अधिक ताप पर गर्म किया करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है और इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। यहाँ देखा जा सकता है उदाहरण के रूप में जिंक कार्बोनेट को जब निश्चित आपको वायु की उपस्थिति में सीमित वायु की उपस्थिति में जब उसको अधिक तापमान पर गर्म किया गया तो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हुआ। अपचयन। धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्त की जा सकती है। जिंक ऑक्साइड को जब कार्बन के साथ रासायनिक अभिक्रिया किया जाता है तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। धातुओं का परिष्करण। धातुओं से अपद्रव को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण है। विद्युत अपघटनी परिष्करण हम यहाँ देख सकते हैं कि आपको क्या है, इसमें कॉपर सल्फेट का आपको विलयन है, अम्लीय विलयन है। और यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि जब आपको इसमें विद्युत धारा, इसमें दो रड होता है, एक एनोड का रड होता है, दूसरा कैथोड का रड होता है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो अशुद्ध तांबा जो होता है एनोड पे चला जाता है और कैथोड शुद्ध तांबा जो होता है कैथोड पे चला जाता है। विलयन। कॉपर सल्फेट के विलयन जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल सूक्ष्म मात्रा में होते हैं। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि विद्युत अपघट्य से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड से अशुद्ध धातु और विद्युत अपघट्य में घुल जाती है। उतने ही मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है और दूसरा है अविलेय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है जिसे एनोड पंख कहते हैं। संक्षारण। धातु अपने आसपास अम्ल एवं आर्द्रता एवं वायु आदि के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती है और इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। सिल्वर। वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अपक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है जिसके कारण वस्तु काली हो जाती है। कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। लोहा आर्द्र वायु में लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है जिसे जंग कहते हैं। संक्षारण से सुरक्षा। लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, यशद लेपन करके, क्रोमियम का लेपन या एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर। यशद लेपन लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। इसे यशद लेपन प्रक्रिया कहते हैं या प्रक्रम कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर सकते हैं। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु या धातु और अधातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं। लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है। इस्पात स्टील लोहा प्लस निकेल और क्रोमियम। पीतल कॉपर प्लस जिंक। कांसा कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। लेड प्लस टिन से सोल्डर बनता है। अम्लगम मरकरी या इसे हम लोग पूर्व समय में इसे पारद कहते थे या अन्य तत्व मिलकर अम्लगम का निर्माण होता है। कुछ हम लोग क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन है इन्हें हम देख सकते हैं। खनिज और अयस्क में अंतर स्पष्ट करें। भर्जन और निष्पादन में क्या अंतर है। मिश्र धातु किसे कहते हैं। उस मिश्र धातु का नाम बताइए जो लोहा निकेल और क्रोमियम के मिश्रण से बना है। इस मिश्र धातु का मुख्य उपयोगी भी बताइए।
लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए कोई भी दो उपायों के बारे में बताएं। फर्स्ट है खनिज और यस्क में अंतर बताएं। खनिज प्राकृतिक रूप से भू प्रॉपर्टी में पाए जाने वाले तत्व हैं। अयस्क एक खनिज जिसमें धातुओं को आसानी से निकाला जा सकता है। दूसरा है भर्जन और निष्पादन में अंतर। क्या अंतर है? अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है और अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में निष्पादन में अयस्कों की वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। सल्फाइड यस्क भर्जन के द्वारा ऑक्साइड के यस्क के रूप में प्राप्त होते हैं, जबकि कार्बोनेट के यस्क निष्पादन के द्वारा ऑक्साइड के यस्क के रूप में प्राप्त होते हैं। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु या अधातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं। स्टेनलेस स्टील प्रयोग बर्तन तथा उपकरणों का निर्माण करने में किया जाता है। धातु की सतह पर वर्निश या ग्रीस की पतली परत चढ़ाकर पेंट करके या सतलेपन करके या क्रोमियम की परत या निकेल की परत चढ़ाकर हम लोग बचा सकते हैं। इस प्रकार से आपको मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु का अच्छे से एक्सप्लेन हो गया। आप इसे हमेशा नोट कर सकते हैं और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। थैंक्स।